और आज के दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाने वाला दिन है। आज के दिन वर्ष 1992 में गुलामी का प्रतीक बाबरी का विध्वंस किया गया था और भगवान श्री राम की भूमि को इस्लामिक कट्टरपंथ से मुक्त किया गया था। कार सेवकों के संघर्ष ने 6 दिसंबर को जय श्री राम के उद्घोष के साथ सदियों का कलंक मिटाने का कार्य किया था। शौर्य दिवस पर सुदर्शन न्यूज ऐसे कार सेवकों को शत शत नमन करता है। बाबरी विध्वंस के 30 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन हुआ था बाबरी मस्जिद का विध्वंस। 6 दिसंबर 1992 में हिंदू कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। इसीलिए हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद जब ढहाई गई तब एक विशेष समुदाय के द्वारा इसे काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन हम 30 साल से आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। गुलामी का प्रतीक थी बाबरी मस्जिद, इसीलिए तोड़ दिया गया, इसीलिए ढहा दिया गया और कार सेवकों ने इसे मुक्त कराया। कार सेवकों ने इस प्रभु श्री राम की भूमि के लिए बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। प्रभु श्री राम की भूमि, हाथों में बल्लम, कुदाल, छैनी, हथौड़ों से गुबंद को मिटा दिया गया था। गुबंद पर कार सेवकों ने चढ़ाई की थी। ये तस्वीरें आप चढ़ाई की देख रहे हैं। गुबंद पर किस तरह से चढ़कर इस गुबंद को कार सेवकों के द्वारा, लाखों कार सेवकों के द्वारा ढहा दिया गया। जय श्री राम के उद्घोष के साथ बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। कोटरी बंधुओं जैसे श्री राम भक्तों ने बलिदान दिया था। श्री राम मंदिर के लिए अनगिनत कार सेवक भी बलिदान दे चुके थे। और मुलायम सिंह यादव ने क्या किया? मुलायम सिंह यादव ने गोलियों से भुनवाए थे कार सेवक। ये घटना भी याद रहेगी। लेकिन जिस तरह से 1992 में 6 दिसंबर 1992 के दिन किस तरह से बाबरी मस्जिद को ढहाया गया और 30 बरस हो गए हैं और शौर्य दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले एग्जिट पोल जारी किया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीजेपी का भगवा सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की सुदर्शन न्यूज प्रबोधन के एग्जिट पोल बता रहे हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात हो या देवभूमि हिमाचल, दोनों ही राज्यों की जनता को कमल की खुशबू पसंद आ रही है। 27 साल से गुजरात में सत्तासीन बीजेपी एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं देवभूमि हिमाचल में हर 5 वर्ष पर सत्ता बदलने के रिवाज को बदलते हुए अपनी सत्ता बरकरार रखनी जा रही है। सुदर्शन न्यूज प्रबोधन के एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 129 सीटें मिल रही है। 129 सीटें, 99 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। सुदर्शन न्यूज ने जब एग्जिट पोल जारी किए थे 2017 में तो बिल्कुल सटीक बैठे थे। 97 सीटें गुजरात की सुदर्शन न्यूज ने बताई थी, लेकिन 99 सीटें गुजरात को मिली। और इस बार जो सीटें हैं एग्जिट पोल के अनुसार वो 129 सीटें हैं। कांग्रेस को मात्र 45 सीटें मिल रही है। 45 सीटें कांग्रेस के पास जा रही है और आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर गुजरात में आई है, लोगों को प्रलोभन देकर आई है फ्री बिजली, फ्री पानी की, ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास 6 सीटें जाने की उम्मीद है। माफ कीजिएगा, 6 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जाती दिख रही है और मात्र 2 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को जाते हुए दिख रही है। अब बात हम हिमाचल प्रदेश की करेंगे। देवभूमि हिमाचल की करें बात तो बीजेपी को 34 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें और अन्य को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। ये हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार हिमाचल में आम आदमी पार्टी का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। हालांकि यह सिर्फ एग्जिट पोल है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सुदर्शन न्यूज के एग्जिट पोल अक्सर एग्जिट पोल में तब्दील होते रहे हैं। क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या गुजरात और हिमाचल में फिर से कमल खिलेगा?
इस पर मुहर तो 8 दिसंबर को ही लगेगी, जब दोनों राज्यों में मतगणना संपन्न हो जाएगी। सुदर्शन प्रबोधन के एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं और गुजरात और हिमाचल में फिर से डबल इंजन की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। हिमाचल में एक बार फिर से रिवाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल में यदि हम बात करें तो लगभग जो सीटें हैं हिमाचल को मिल रही है वो है 34 सीटें बीजेपी के खाते में, 30 सीटें कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 4 सीटें। अब देखिए गुजरात के सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए 182 सीटें हैं कहां पर, गुजरात में, और 182 में 129 सीटें जो हैं वो जाती हुई दिख रही भारतीय जनता पार्टी के खाते में। 45 सीटें कांग्रेस के खाते में, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 और अन्य के खाते में 6 सीटें। सौराष्ट्र में कुल सीटें 54 हैं, बीजेपी के खाते में 41, कांग्रेस के खाते में 12, और उत्तर गुजरात में कुल सीटें 18 है। और एग्जिट पोल को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं पहले। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जब सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। सर, एग्जिट पोल देख के थोड़ी संतुष्टि हो रही है? निश्चित रूप से जब अधिकांश सर्वे में एक ही बात आ रही है एग्जिट पोल में कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और सरकार बन रही है, मैं निश्चित रूप से इस बात से संतुष्ट हूँ। आखिरी सवाल सर, गुजरात में क्लियर विन दिखा रहे हैं बीजेपी की एग्जिट पोल। ये स्वाभाविक रूप से गुजरात एक तरफा चुनाव है, वहां दूसरी पार्टियां वहां पर बहुत पीछे हैं। कांग्रेस बहुत नीचे आएगी, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा अपने वोट लेगी जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की वहां ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हमने भी वहां पर चुनाव में जाकर के देखा कि बहुत जबरदस्त माहौल है। हाँ, गुजरात में तो हमारा एक तो एनालिसिस है, हमारा फीलिंग है कि गुजरात में कम से कम 130-135 सीटें बीजेपी की आएगी और वहाँ आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा सामना देने का बहुत ही बड़ा काम बीजेपी ने किया है। और बीजेपी मतलब बहुत ही एक्टिवली, मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और सभी मतलब हमारे मंत्रीगण है, सब लोगों ने प्रचार बहुत अच्छा किया है। वहाँ की जनता को बीजेपी के डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत लोगों में खुशी है। वह अहमदाबाद हो या गुजरात हो, बहुत सारे काम भारत सरकार के मदद के माध्यम से राज्य सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए बीजेपी को वहाँ सफलता मिलने वाली है और बीजेपी वहाँ भारी वोटों से चुनकर आएगी और बहुत ही अच्छी सीटों लेकर बीजेपी सत्ता में आएगी। गुजरात विधानसभा में 2017 के सभी एग्जिट पोल सुदर्शन न्यूज ने 97 सीटों की बात की थी, 99 सीटें आई और कांग्रेस के पास 73 सीटों की बात की थी। सुदर्शन न्यूज के आंकड़े थे। टाइम्स नाउ ने 115 बोला था, लेकिन 99 सीटें गुजरात में रह गई और 64 सीटें कांग्रेस को दी थी। रिपब्लिक भारत ने 108 सीटें जो कि बीजेपी को दी थी और 74 सीटें जो कि कांग्रेस को दी थी। लेकिन जिस तरह से हमने आंकड़े बताए थे, सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले बताया, सटीक साबित हो गए। 97 सीटें हमने बताई थी, लेकिन लगभग 2 सीटें ज्यादा आई है। वहीं बात करें हम 2017 के एग्जिट पोल की, तो TV9 ने 108 बता दी थी, इंडिया टुडे ने 99 से 113 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 68 से 82 सीटें जाते हुए दिखाई दी थी। तमाम जो एग्जिट पोल है TV9 के, सहारा समय के 110 से 120,
65 से 75 सीटें कांग्रेस के खाते में। ये एग्जिट पोल है 2017 के, लेकिन एबीपी न्यूज़ ने 117 सीटें बीजेपी को दी थी, 64 सीटें कांग्रेस को दी थी। इंडिया टीवी ने 104 से 114 सीटें दी थी बीजेपी को, कांग्रेस ने 65 से 75 सीटें दी थी, और टुडे चाणक्य ने 135 और कांग्रेस ने 47। लेकिन सबसे सटीक जो एग्जिट पोल है वो सुदर्शन के साबित हुए। सुदर्शन ने 97 सीटें दी थी बीजेपी को, लेकिन 99 सीटें, लगभग 2 सीटें जो है वो ज्यादा आई। तमाम वो जो रिजल्ट है, परिणाम क्या हुआ, 99 सीटें बीजेपी के पास गई, 77 सीटें कांग्रेस के पास गई। 182 सीटों में 49.1% बीजेपी के खाते में, 41.4% कांग्रेस के खाते में, भारतीय ट्राइबल पार्टी के खाते में 0.75, और वही बात करें हम अन्य की तो 4.40 और एक जो है वो की 1 सीट और 0.6%। अब हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल आप देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में 41 सीटें सुदर्शन न्यूज ने दी थी, कांग्रेस के पास 18 सीटें गई थी। टाइम्स नाउ ने 51 सीटें दी थी, कांग्रेस को 16 सीटें। रिपब्लिक सी वोटर ने 41 सीटें बीजेपी को दी थी, कांग्रेस को 25 सीटें दी थी। ये 2017 का एग्जिट पोल जब जारी हुआ था चुनाव से पहले। सारा समय ने 42 से 52 सीटें कांग्रेस के पास दी थी, 18 से 24 सीटें। न्यूज़ 24 चाणक्य ने 55 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 13 सीटें। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने 47 से 55 सीटें बीजेपी को दी थी, 13 से 20 सीटें कांग्रेस को दी थी। ये आंकड़े जो है एग्जिट पोल के जो आंकड़े 2017 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के हैं। एबीपी न्यूज ने 35 से 41 सीटें बीजेपी को दी थी, कांग्रेस को 26 से 32 सीटें दी गई थी। न्यूज नेशन ने 43 से 47 सीटें, कांग्रेस को 19 से 23 सीटें। लेकिन परिणाम क्या गए, 44 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई और कांग्रेस के खाते में 21 सीटें चली गई। सुदर्शन न्यूज ने 41 सीटें दी थी बीजेपी को और लगभग 20 सीटें जो दी थी वो कांग्रेस को दी थी। सिर्फ दो और कांग्रेस के पास 1 सीटें ज्यादा गई है और बीजेपी के पास 3 सीटें ज्यादा गई है। 8 दिसंबर को जब नतीजे आ जाएंगे उससे पहले क्या कुछ एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या कुछ आंकड़े दिए गए हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आंकड़े की यदि हम बात करें तो गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन 182 सीटें गुजरात में, ऐसे मध्य गुजरात की कुल सीटें 61 है, बीजेपी के पास 44 जाते हुए दिख रही है। कुल सीटें सौराष्ट्र में 54 है। वोट शेयर देख लीजिए आप बीजेपी कांग्रेस के। 1995 में बीजेपी के पास में 42.51% वोट गया था। 1998 में 44.81% हो गया, बढ़ गया। 2002 में 49.85 हो गया। लगातार जो आंकड़े वो बढ़े। 2007 में थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ, 49.12% हो गया। फिर 2012 में वोट प्रतिशत और कम हो गया, 27.85%। 2017 में 49.1%। अब कांग्रेस की बात करें तो 32% कांग्रेस को गया 1995 में। 1998 में 34% गया। 2002 में 39.58% गया। 2007 में 38.00%। 2012 में 38.93% और 41.4% जो कि 2017 में गया। कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ते गए। अंतर क्या है देखिए, 9.65% जो अंतर है दोनों के बीच में। 1998 में 9.65% का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। 10.57% का आ गया 2002 में। फिर ये आंकड़ा बढ़ा 2007 में 11.12 पर होता है। 2012 में जो आंकड़ा है वो कम हो गया 8.92% का, क्योंकि बीजेपी के पास 47% सीट वोट शेयर गया और कांग्रेस के पास 38%। और 2017 में 7% हो गया और भी कम हो गया, 49 बीजेपी के पास, 41 कांग्रेस के पास। वोट शेयर हमने आपको बताया 1995। अब बीजेपी की सीटें लगातार जो है वो कम हो रही है। 2002 में 127, ये गुजरात की हम बात करें, 2002 में 127 सीटें बीजेपी के पास थी। 2007 में 117 हो गई, 2012 में 115 हो गई, 2017 में 99 हो गई। यानी कि जो सीटें हैं वो लगातार कम होती जा रही बीजेपी के पास। और अब बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। 2002 में 51 सीटें कांग्रेस के पास थी, वहीं 59 सीटें जो थी वो 2007 में कांग्रेस के पास थी, बढ़ती गई, या 8 से 9% बढ़ी। अब बात करें हम तो 61 सीटें 2012 में थी,
उसके बाद सीधे 77 हो गई 2017 में। लेकिन अब 2022 में देखने वाली बात होगी कितनी सीटें कांग्रेस और बीजेपी के पास आती है। लगातार जो बीजेपी की सीटें हैं वो कम हो रही है गुजरात में। अब कांग्रेस के बयानबाजी देखिए। सबसे पहले मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात चुनाव के दौरान पहले चरण के प्रचार के दौरान कहा मोदी की औकात के बारे में बात की। कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बयानबाजी करती आ रही है। इस बार के चुनाव में क्या हुआ देखिए। पहले चरण की वोटिंग के करीब मोदी की रावण से तुलना कर दी किसने? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार रावण से तुलना कर दी गई। उसके बाद दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले पूर्व सांसद बीएस उग्रप्पा ने क्या कहा? मोदी भस्मासुर है। ये बयानबाजी की गई है कांग्रेस के द्वारा गुजरात चुनाव को लेकर। दूसरे चरण के प्रचार खत्म होने से ठीक पहले पूर्व सांसद बीएस का बयान है। अब बात हम करेंगे साल दर साल जो है वो प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है। 17 मुस्लिम उम्मीदवार लड़े कब? 1980 में। और सीटें कितनी जीती उम्मीदवारों ने? सिर्फ 12। मतलब 13, 14, 15, 16, 17 5 सीटें हैं वो नहीं मिल पाई। 17 उम्मीदवार लड़े जो मुसलमान हैं और उसमें से 12 जीत गए, यानी कि 12 को जीत मिल गई। ये 1980 की हम बात कर रहे हैं जो मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाते हैं चुनावी मैदान में, और ये बात हमने गुजरात की थी। अब बात हम करेंगे 1985 की। पहले 17 उम्मीदवार उतारे, 1985 में जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार हो गए 11, यानी कि सीधे कम कर दिए गए। और जीते कितने? 8, यानी कि 3 सीटें नहीं मिल पाई। 1990 में देखिए 11 उम्मीदवार लड़े, लेकिन धीरे धीरे कम हो गया। मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ 2 ही जीते। 1995 में 10 लड़े, लेकिन एक भी नहीं जीता। 0 पे आ गया ये आंकड़ा 1995 में। अब बात करेंगे 1998 की, तो 9 मुस्लिम उम्मीदवार लड़े हैं, लेकिन जीते कितने? 5। 2002 में 5 लड़े। धीरे धीरे संख्या जो है उम्मीदवारों की कम होती जा रही थी। 3 जीते, फिर 5 के बाद 6 उतार दिए 2006 में, और जीते कितने? 5, यानी कि यहाँ पर अंतर ठीक था, लेकिन उम्मीदवार घटते जा रहे थे। 2012 में 5 उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार जीते कितने? 2। 2017 में 6 उम्मीदवार उतारे, उम्मीदवार जीते 3, यानी कि 3 नहीं जीत पाए। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी की रणनीति इस बार क्या रही? रैलियां बहुत कम हुई, क्योंकि एमसीडी चुनाव थे दिल्ली में, और मुखिया कौन? अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। रोड शो उन्होंने ज्यादा किए, रैलियां कम की, रोड शो ज्यादा किए। अलग समूह के साथ सभाओं पर जोर दिया, मतलब छोटी छोटी सभाएं जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई। ये रणनीति थी गुजरात में। रोड शो ज्यादा किए, रैलियां कम की, छोटी छोटी सभाएं ज्यादा की अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने। अब गुजरात में कांग्रेस के पास क्या मुद्दा था? आदिवासियों पर बहुत ध्यान दिया। आदिवासी क्षेत्रों में जा जाकर रैलियां की, रोड शो किए। महंगाई मुद्दा उठाया कि जिस तरह से महंगाई के चलते लोग परेशान हैं, हम महंगाई कम करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया कि हम लोगों को रोजगार देंगे। किसानों का जो मुद्दा है वो कांग्रेस लगातार उठाती आई है, लेकिन किसान जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर जैसे हैं, किसानों का सहारा लेकर हमेशा जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस उतरी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का मुद्दा रहा मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, दिल्ली मॉडल का विकास। किस तरह से हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने दिल्ली में जो मेट्रो की यदि हम बात करें, साफ सफाई की बात की उन्होंने, मुफ्त शिक्षा की, मुफ्त इलाज की बात की। अब गुजरात में बीजेपी ने प्रचार कितना किया, कितनी रैलियां हुई, कितने रोड शो हुए? गृहमंत्री अमित शाह ने 38 रैलियां की और लगभग 5 रोड शो गृहमंत्री अमित शाह के हुए। योगी आदित्यनाथ ने 22 रैलियां की, 3 रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहे, यानी कि चेहरा बन गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब अमित शाह की यदि हम बात करें तो 38 रैलियां गृहमंत्री अमित शाह की हुई। अब गुजरात में बीजेपी के मुद्दे क्या? सबसे पहले मुफ्त के वादे जो कि बीजेपी के द्वारा किए गए। कांग्रेस राज के हालात जो थे, कांग्रेस में जो कुछ हुआ वो गिनाया बीजेपी ने। आतंकवाद, सबसे बड़ी बात कही कि आतंकवाद का खात्मा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही, जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसको लेकर भी ये मुद्दा गुजरात में उठाया गया। पाकिस्तान की बात कही, लव जिहाद की बात कही, अनुच्छेद 370, राम मंदिर और गोधरा कांड। जो मुद्दे थे वो बीजेपी के मुद्दे थे। राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादातर रहे, हिंदुत्व मुद्दा बीजेपी का रहा। अब गुजरात में कांग्रेस का प्रचार कितना है? 2 रैलियां 2022 में हुई सिर्फ, और 2017 में 69 रैलियां कांग्रेस ने की थी। रोड शो एक भी नहीं हुआ कांग्रेस का, और 2022 में सिर्फ 2 रैलियां कांग्रेस की हुई है। वहीं बात करें हम तो टेम्पल रन जो था वो 26 था 2017 में, लेकिन अब 0 पर रहा। यह हमने कांग्रेस के प्रचार की भी आपसे बात की। रोड शो मात्र 3 हुए हैं मोदी के, और रैलियां 31 हुई है।
2017 में रैलियां 34 थी और रोड शो एक भी नहीं थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया। अब देखिए किस दल में कितने मुस्लिम उम्मीदवार है। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, कांग्रेस ने 6 उतारे, आम आदमी पार्टी ने 3 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे और AIMIM ने 13 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार मुस्लिम उम्मीदवार की बात करें तो बीजेपी ने एक भी नहीं उतारा, कांग्रेस ने भी यदि हम बात करें तो 6 उम्मीदवार उतारे हैं, आम आदमी पार्टी ने 3 और सबसे ज्यादा AIMIM ने। किसको कितनी सीटें मिली? देखिए 2002 में बीजेपी को 127 सीटें मिली, कांग्रेस को 51 सीटें मिली, 2007 में 117 सीटें बीजेपी के पास गई, कांग्रेस के पास 59 सीटें गई। 2012 में बीजेपी के पास 115, कांग्रेस के पास 61 सीटें, बीजेपी के पास 99, कांग्रेस के पास 77 सीटें। पहला चरण जो है उसमें 63.14% वोटिंग हुई। पहला चरण 2017 में 66.75 और कितना मतदान घटा? 3.61%। मतदान की जो प्रतिशत है वो कम हुआ है। मुसलमान किसके साथ है? बीजेपी के साथ 2002 में 12% मुसलमान थे, 2007 में 17% हो गए, 2012 में 22% हो गए और 27% 2017 में हो गया। यानी कि जो मुस्लिम हैं वो बीजेपी के साथ लगातार आते जा रहे हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास ज्यादा संख्या है, 2002 में 77% कांग्रेस के पास थे, 2007 में 76% हो गए, 2012 में 65% हो गए और 2017 में 62%। यानी कि कांग्रेस के पास मुस्लिम सपोर्टर तो थे, लेकिन धीरे धीरे प्रतिशत कम हो गया। और इन सीटों पर मुस्लिम वोटर का बड़ा फैक्टर है। जमालपुर खड़िया में 61%, वागड़ा भरूच में 44%, भरूच में 38%, वेजलपुर में 35%, भुज में 35%, जम्बूसर भरूच में 31%, बापूनगर में 28%, लिंबायत सूरत में 26% मुस्लिम वोटर्स। अब अल्पेश ठाकुर निर्णायक युवा चेहरे। अल्पेश ठाकुर जो कि बीजेपी के हैं गांधीनगर दक्षिण से, जिग्नेश मेवाणी जो कि कांग्रेस के वडगाम से है, हार्दिक पटेल जो कि बीजेपी के वीरमगाम से है, ये निर्णायक युवा चेहरे हैं। बीजेपी के पास 2 और कांग्रेस के पास 1। अब 2017 में 30 सीटों पर नोटा ने खेल बिगाड़ा था। कहां पर ये देख लीजिए आप। विधानसभा कपराड़ा में, गोधरा में और ढोलका में, यहाँ पर वोट जो है नोटा को वो मिले थे 3,868 वोट, गोधरा में 3,050 वोट, ढोलका में 2,347। 2017 में मनसा में भी खेल नोटा ने बिगाड़ा था, देवदार में, छोटा उदयपुर में, बीजापुर में। वाकानेर में यदि हम बात करें और भी सीटों की बात करें तो तलजा में, पोरबंदर में, उमरेठ, ये जो नोटा है वहां पर नोटा ने खेल बिगाड़ा था। धानेरा राजकोट में भी नोटा ने खेल बिगाड़ दिया था। अब बात करें क्षेत्र के अनुसार परिणाम। सौराष्ट्र में 54 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 23 सीटें, यूपी के खाते में 30 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट। मध्य गुजरात में 61 सीटें हैं, 37 सीटें एनडीए के खाते में, यूपी के खाते में 22, अन्य के खाते में 2। उत्तर गुजरात में 32 है, 14 सीटें एनडीए के खाते में, यूपी के खाते में 17 सीटें और 1 अन्य के खाते में। दक्षिण गुजरात में 35 सीटें हैं, 25 सीटें एनडीए के खाते में, यूपी के खाते में 8 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें और कुल 182 सीटें हैं। गुजरात में 99 सीटें बीजेपी के पास गई थी, कांग्रेस के पास 80 सीटें गई थी और 6 अन्य के पास, यूपीए के पास 80 गई थी, माफ कीजिए। और ये जो सीटें हैं वो हम सौराष्ट्र, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात की बता रहे हैं। 4 भागों में गुजरात बटा हुआ है, सौराष्ट्र, कच्छ। चलिए आगे आपको और भी अपडेट दे रहे, एक छोटे से ब्रेक के रुक रहे, जल्दी लौटेंगे।